हेलो स्मार्टीज, वेलकम बैक टू एससी एजुकेटर्स। एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथमेटिक्स का मोस्ट अवेटेड वीडियो आ गया है, दैट इज केस स्टडीज। इस वीडियो के बाद मैं गारंटी देता हूँ, पूरी कोशिश रहेगी आपको 12 मार्क तो श्योरली दिला ही दूँ। सो केस स्टडीज़ को किस तरीके से हमको स्टडी करना है और किस तरीके से उसके आंसर्स लिखने हैं वो समझते हैं। सबसे पहली केस स्टडी देखो, एक चीज़ हमेशा याद रखना, पढ़ना पूरा है लेकिन मेजॉरिटी केस स्टडीज़ में ऊपर है ना फालतू इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हो, लेकिन फिर भी स्टिल पढ़ना पूरा ही। जैसे फैमिली स्ट्रक्चर इन अ रिसेंट सर्वे ऑफ दिस ईयर 51% ऑफ द फैमिलीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैड नो चिल्ड्रन। ठीक है, 51% फैमिलीज के बिल्कुल भी चिल्ड्रन नहीं थे। देन 20% वन चाइल्ड, 19% टू चाइल्ड, 7% हैड 3 चिल्ड्रन एंड 3% हैड 4 और मोर। ठीक है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि यूनाइटेड स्टेट्स में एक बच्चे वाले कितने पेरेंट है, बिना बच्चे वाले कितने पेरेंट है, 3 या 3 से ज्यादा, इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज 2 और 3 चिल्ड्रन। ठीक है, 2 या 3 चिल्ड्रन, ऐसी वाली फैमिलीज। तो प्रोबेबिलिटी यहां पर इसको मैं मान लेता हूं P ऑफ A। ठीक है, और P ऑफ A हमें क्या चाहिए, सिलेक्टेड फैमिली है 2 और 3 चिल्ड्रन। 2 और 3 चिल्ड्रन वाले देखते हैं, 1%, 19% 2 और 7% 3। सो 19 प्लस 7 इज 26। सो 26 डिवाइड बाई 100, सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो 13/50 हमारा आंसर निकल के आता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, हमको क्या चाहिए, सिलेक्टेड फैमिली है 2 और 3 चिल्ड्रन। सो 2 वाली कितनी है, 19% और 7%, और ये अपॉन 100 कैसा है, परसेंट से नॉर्मल नंबर में अगर कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाई 100 करना पड़ता है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 1 चाइल्ड। ठीक है, एक से ज्यादा चिल्ड्रन वाली फैमिलीज चाहिए। सो ये 51% को तो काउंट करना ही नहीं है हमको, 20% 1 चाइल्ड ये भी काउंट नहीं करना है क्योंकि मोर देन हमें चाहिए ना। सो 20 और 51 तो काउंट होगा नहीं। 20 और 51 कितना हो गया हमारा, 71 काउंट नहीं करना, तो काउंट कितना करना है, 29। सो दिस इज 29/100। क्या लॉजिक लगाया मैंने, एक या एक से कम चाइल्ड वाले कितनी फैमिलीज है, 51 प्लस 20 दैट इज 71। हमको चाहिए एक से ज्यादा, तो ये 71 नहीं चाहिए, तो कितना चाहिए, 29। ऑब्वियसली टोटल 100% होता है, 71% नहीं चाहिए, तो कितना परसेंट चाहिए, 29। बाकी आप चाहो तो ये 19, 7 और 3 इनको भी ऐड करके देख सकते हो, यही आंसर मिलेगा। सो ये था सेकेंड। नाउ थर्ड का पहले ए वाला कर लेते हैं। ठीक है, और मैं ऐसे क्वेश्चन लगभग जो भी केस स्टडी के क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो और में आएगा ही आएगा, ऑप्शनल। अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सो दोनों करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट सिलेक्टेड फैमिली हैज लेस देन 3 चिल्ड्रन। ठीक है, लेस देन 3 चिल्ड्रन बोला है, सो लेस देन 3 चिल्ड्रन मतलब 3 को भी काउंट नहीं करना है। 7% है 3 चिल्ड्रन, ये 7% नहीं काउंट करना है। सो 19, 20 और 51 हमको काउंट करना है। 51, 20 हो गया 71, 71 प्लस 19 इज आई गेस 90%। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी यहाँ पे मानता हूँ 90/100। सो ये आ जाएगा 9/10। इसका बी वाला पार्ट देख लेते हैं, यानी और वाला पार्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड फैमिली हैज मोर देन 2 चिल्ड्रन। 2 चिल्ड्रन से ज्यादा होने चाहिए। सो नो चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन, 2 चिल्ड्रन, मोर देन 2। सो अगेन 2 को भी काउंट नहीं करना है। सो 7 प्लस 3 दैट इज 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ डी इज 10/100 विच इज 1/10। सो इस तरीके से ये फर्स्ट हमारा केस स्टडी बहुत इजी सा कंप्लीट हो गया। आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन कुछ लिखनी है तो आप स्टार्टिंग में लिख सकते हो, उसके बाद सीधा सीधा आपको ये वैल्यूज लिखनी है। नेक्स्ट, Sumant's mother started a new shoe shop. To display the shoes, she put 3 pairs of shoes in the first row, 5 pairs in the second row, 7 pairs in the third row. अब यहाँ पे 2 चीजों का AP है। कई बार बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो एक ही AP लिखते हैं, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो 2 AP है। एक AP1 ये रोज के लिए, ठीक है, सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और एक AP2 दैट इज शूज के लिए। फर्स्ट रो में कितने शूज है, 3, देन 5, देन 7। सो इसका AP बन गया 3, 5,
7 एंड सो ऑन। अब हमें क्या दिया हुआ है, बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर डिस्प्लेड इन द 6th रो। ठीक है, 6th रो में, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे 6th रो में कितना, तो ये वाला एपी वाला ये काम लगेगा। तो यहाँ पे 6th रो अगर हमें जानना है तो a प्लस 5d, a हो गया 3 प्लस 5d हो गया हमारा 2, 5 इंटू 2 इज 10, 10 प्लस 3 इज 13। सो 13 शूज होंगे हमारे 6th रो में। What is the difference of pairs of shoes in the first row and 6th row? Very simple, देखो हमारे 6th रो में हमें कितने शूज मिले, 13, फर्स्ट रो में कितने हैं, 3, सो माइनस कर दूंगा तो डिफरेंस कितना है, 10 पेयर्स। ठीक है ना, यहाँ पे 13 पेयर्स होंगे और यहाँ पे 10 पेयर्स का डिफरेंस है, यानी 6th में 13 पेयर्स है, फर्स्ट में 3 पेयर्स है, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 पेयर्स का। थर्ड का ए क्या बोला है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द फर्स्ट 15 रोज, यानी 15 रोज में कितने नंबर ऑफ शूज होंगे। सो हमें बेसिकली S15 फाइंड आउट करना है, 15/2, 2 इंटू फर्स्ट रो में कितने हैं, 3 प्लस n-1 दैट इज 15 - 1 कितना होता है, 14, और d कितना है हमारा 2। अब यहां पर ये वैल्यूज किस बेसिस पर पुट की, तो ये जो हमारा AP2 था, क्योंकि नंबर ऑफ शूज हमको जानना है, नंबर ऑफ रोज नहीं जाननी, टोटल नंबर ऑफ शूज। सो 15/2, इसको थोड़ा हम डायरेक्ट करेंगे, 3 इंटू 2 इज 6, 14 इंटू 2 इज 28, सो 28 प्लस 6 इज 34, सो 117, 15 इंटू 17 हमको करना है, सो 17 इंटू 10 तो होता है 170, 170 प्लस 85, सो 255 आई गेस आंसर आता है, फिर भी क्रॉस चेक कर लेंगे हम, 170 प्लस 85, सो 551, सो 255 टोटल शूज होंगे हमारे डिस्प्ले में 15 रोज में। ठीक है, 15 रोज में कितने शूज होंगे टोटल, 255। नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, इफ द पेयर्स ऑफ शूज डिस्प्लेड इन द 4th रो, ठीक है, 4th पर्टिकुलर रो में सेल है, 500 रुपए से यहां पर शूज एक तरीके से सेल आउट हो रहे हैं, और पता चला, और हमको ढूंढना है कि टोटल अमाउंट कितना अर्न करेगी सुमन की मदर अगर सारे शूज जो है वो सोल्ड आउट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे समझते हैं कि 4th रो में शूज कितने होंगे। सो a प्लस 3d, फर्स्ट रो में 3, सो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 इज 9, सो 9 पेयर ऑफ शूज होंगे 4th रो में। और कॉस्ट कितना होगा टोटल अर्न, कॉस्ट कह सकते हो या फिर सेल कह सकते हो, दोनों में से कुछ भी चलेगा। सो सेल कितनी होगी, सिंपली 9 इंटू 500 विच इज 4500 रुपीज। ठीक है, टोटल मनी अर्नड बाई सुमन्स मदर विल बी 4500 रुपीज। सिंपल, ये सेकंड भी हमारा हो गया। आगे बढ़ते हैं। सो यहां पर हमें दिया है 2 पोल्स ऑफ डिफरेंट हाइट स्टैंड ऑन लेवल ग्राउंड एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में। बोथ पोल्स आर सपोर्टेड बाय वायर्स अटैच फ्रॉम टॉप ऑफ ईच पोल टू द बॉटम ऑफ ईच अदर, यानी इस पोल के टॉप से इस दूसरे पोल के बॉटम पे और इस पोल के टॉप से इस पहले वाले पोल के बॉटम पे, इस तरीके से वायरिंग का कनेक्शन है और एंगल्स भी दिया हुआ है। अ कपलिंग इज प्लेस्ड एट पॉइंट सी, यानी ये इसको कपलिंग मतलब दोनों के बीच में कनेक्शन है ये, वेयर द 2 वायर्स क्रॉस। बेस्ड ऑन अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाइट ऑफ द पोल ए बी। ठीक है, ए बी की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, यहां से मैं देखूं तो ये है हमारा ऑपोजिट साइड और ये है हमारा ये ऑपोजिट साइड, ये है हमारा एडजेसेंट साइड। सो मैं कह सकता हूं फर्स्ट पार्ट में हमें लगाना है tan 30 डिग्री। सो tan 30 इज ऑपोजिट विच इज बी ए, या ए बी लिख सकते हैं यहाँ पे, हमको ए बी क्योंकि फाइंड आउट करना था। सो ए बी अपॉन ये बेस हमारा क्या है ए पी। सो ये होता है 1/√3। ए बी हमें फाइंड आउट करना है। ए पी की वैल्यू हमें दी हुई है 40। सो 40 उधर चला जाएगा तो ए बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 40/√3। रेशनलाइज कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी रूट में नहीं छोड़ना है। सो ये इसका फाइनल आंसर आएगा हमारा 40√3/3 मीटर। इस तरीके से तो फर्स्ट वाला करना था। नेक्स्ट सेकंड समझते हैं। सेकंड में क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल पी क्यू। सेम प्रोसीजर, खाली वैल्यूज बदल जाएगी। tan 60 डिग्री लगेगा, दैट इज tan 60 इज इक्वल टू PQ अपॉन AP।
ये होता है √3, PQ हमें फाइंड आउट करना है, AP हमें 40 दिया हुआ ही है, ये उधर चला जाएगा, तो PQ की वैल्यू कितनी मिली हमें 40√3 मीटर। डन। अब थर्ड की बारी। थर्ड में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल PQ फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल AB इज 30 डिग्री, देन फाइंड द डिस्टेंस BQ। ठीक है, BQ हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको पहले तो लॉजिक समझते हैं, हमें दिया क्या है। ठीक है, इस टॉप से इस टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ बन रहा है 30 डिग्री। ठीक है, इधर से इधर, और हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल PQ फ्रॉम द टॉप ऑफ द पोल AB इज 30 डिग्री, फाइंड द डिस्टेंस BQ। हमें ये BQ फाइंड आउट करना है। सी, अगर ये 40 मीटर है तो ये भी जो है इधर पॉइंट में मान लेता हूं E। ठीक है, ये जो BE है वो भी 40 मीटर होगा, और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये BQ। तो कहीं ना कहीं क्या लॉजिक लगा सकते हैं, हमें एडजेसेंट दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस पूछा है, सो यहां पर हम cos 30 डिग्री लगा सकते हैं। cos 30 क्या होगा हमारा, BE अपॉन BQ। सो cos 30 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, BE हमारा 40 है, और BQ हमें फाइंड आउट करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो BQ की वैल्यू आएगी कुछ हमारी 80 अपॉन √3। इसको रेशनलाइज करके हम लिख सकते हैं 80√3/3 मीटर। ये हमारा फाइनल आंसर निकल के आता है। ये तो था हमारा थर्ड का A वाला पार्ट। थर्ड का B वाला पार्ट देखते हैं, ये थोड़ा सा हटके है। इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी ये जो कपलिंग है ये जो है वो ग्राउंड लेवल से कुछ ऊंचाई पर है। कितनी ऊंचाई पर है, इफ द कपलिंग इज एट अ हाइट ऑफ 20 मीटर, इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। और क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द ग्राउंड हाउ फार डाउन द वायर फ्रॉम द स्मॉलर पोल AB इज द कपलिंग, यानी यहां से ये कितना नीचे है ये हमको फाइंड आउट करना है। बेसिकली यहां पर AC फाइंड आउट करना है, ये कपलिंग इस पोल से यहां इस पोल के बेस से कहां तक है, मतलब ये दोनों का बीच का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। तो हम सिंपली क्या कर सकते हैं, AC को हमें फाइंड आउट करना है, ऑपोजिट हमारे पास है, तो sin 60 हम यहां पे लगा सकते हैं। सो sin 60 इज इक्वल टू, ऑपोजिट है हमारा, इस पॉइंट को भी कुछ हम नाम दे सकते हैं, दैट इज CEF दे सकते हैं। सो यहां पे CF अपॉन AC, sin 60 होता है √3/2, CF हमारा है 20 मीटर, AC हमें फाइंड आउट करना था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC की वैल्यू कितनी मिलेगी 40/√3, जिसे हम रेशनलाइज करते हैं तो हमको मिलता है 40√3/3 मीटर। सो इस तरीके से हमें ये फाइंड आउट करना था, और यहाँ पे ये खत्म होता है हमारा थर्ड केस स्टडी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे केस स्टडी 4 की ओर। सो सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, देखो सीधी सी बात है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोला था, आदि बहुत सारी चीज़ें कई बार बकवास में दी होती है। मेरी नज़र इस चीज़ पे होती है कि कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी है क्या, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है क्या। जैसे यहाँ पे सिर्फ सीधा सीधा कुछ नहीं, डेटा है कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड इज अ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट पूल्स मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज लाइक स्टॉक्स, बॉन्ड्स, यानी स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ होता है म्यूचुअल फंड। और नेट एसेट वैल्यू रिप्रेजेंट वगैरह वगैरह ये सब दिया हुआ है। लास्ट में इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ ICICI म्यूचुअल फंड्स। अब यहाँ पर ही वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, इस तरीके से हमको डेटा दिया हुआ है। नेट एसेट वैल्यू 0 से 5 रुपए वाली कितने हैं म्यूचुअल फंड्स, 13, इतने से इतने वाले इतने, ये सब इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास ऑफ द डेटा। सबसे पहले तो मॉडल क्लास होगी कौन सी, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी, क्लियरली दिख रहा है 22। सो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट में मॉडल क्लास विल बी, कौन सा होगा मॉडल क्लास, 10 to 15। सो आप क्लियरली लिख सकते हो अपर लिमिट, हमारा अपर लिमिट क्या होगा यहाँ पे 15। ठीक है, 10 से 15 है, सो अपर लिमिट क्या होता है, जो बड़ी वाली लेंथ है। सो नेक्स्ट, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द डेटा। अब मीडियन क्लास बताना है, सो मीडियन क्लास के लिए हमको CF की वैल्यू पता होनी चाहिए
टोटल पता होना चाहिए। तो सबसे पहला डेटा सेम टू सेम 13, फिर 13 प्लस 16 कितना हो जाएगा 29, 29 प्लस 22 इज 51, 51 प्लस 18 इज 69, 69 प्लस 11 इज 80। सो यहां पर 80 तो मिल गया। सो मीडियन क्लास के लिए हमको n/2 का काम लगता है। सो 80 डिवाइड बाई 2 इज 40, और 40 से जस्ट बड़ा हमारे पास ये है, ठीक है। 40 से जस्ट बड़ा क्या है 51। सो 51 के सामने क्लास कौन सी है 10 to 15। सो देयरफॉर हमारा मीडियन क्लास जो है वो क्या बनेगा 10 to 15। आई होप समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे कोइंसिडेंटली मॉडल क्लास मीडियन क्लास सेम है, लेकिन हमेशा सेम होता है जरूरी नहीं है, तो ये ध्यान रखना। गलती से भी मीडियन ढूंढते वक्त मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला लॉजिक मत लगाना। नेक्स्ट, व्हाट इज द मोड एनएवी, ठीक है। मोड हमें फाइंड आउट करना है। सो थर्ड का पहले तो ए पार्ट हम कर लेते हैं। हमें मोड फाइंड आउट करना है। सो मोड की वैल्यूज पहले लिख लेते हैं। एल क्या होगा मॉडल क्लास का लोअर लिमिट। सो मॉडल क्लास हमारा 10 to 15, सो एल तो ये हो गया। देन F1 क्या होगा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है 22। सो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। सो या फिर सीधा इसी के बेसिस पर हम वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, वो अलग से लिखने की जरूरत नहीं है फिर। सो मोड क्या होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। सो यहाँ पे बहुत सी चीज़ें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। अगर इन चैप्टर्स के कंसेप्ट्स आपको नहीं पता तो ऑलरेडी इस 30 डेज सीरीज में हमने वन शॉट और PYQs बताए हुए हैं। सो वो ज़रूर आप देख लो तो कंसेप्ट क्लियर होगा, तो ये चुटकियों में कर पाओगे आप। नेक्स्ट वैल्यू पुट ऑन कर देते हैं सीधा सीधा। लोअर लिमिट हमारा क्या होगा मॉडल क्लास था 10 to 15, सो ये हो गया हमारा 10। देन F1 माइनस F0 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, 22 माइनस 16 विच इज 6 डिवाइड बाई, ठीक है ये तो डायरेक्ट किया, वैसे ही 2F1 मतलब इसका डबल। सो ये होता है 44, और 44 में से ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने हैं। अब ये दोनों मिला के अपने आप में कितने हो जाएंगे हमारे 34। सो 44 में से 34 गया तो यहाँ पे मिलेगा हमको 10 इंटू H क्या है इस क्लास साइज की वैल्यू क्लियरली दिख रही है 5। सो 5 2 जा 2 1 जा 2 3 जा। सो 10 प्लस 3 हमारा मोड कितना निकल के आता है 13। फाइनल स्टेटमेंट जरूर लिख देना, मोड एनएवी या मोड वैल्यू ऑफ एनएवी इज 13। इसका बी पार्ट देख लेते हैं, दैट इज व्हाट इज द मीडियन। बी पार्ट में हमको मीडियन ढूंढना है। सो दोनों में से एक चीज ढूंढनी है, या तो फिर मोड या तो फिर मीडियन। सो मीडियन का फॉर्मूला L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सो यहाँ पे वैल्यूज किस तरीके से लेते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमारा मीडियन क्लास 10 to 15 ही है। सो उसकी लोअर लिमिट दैट इज 10। n/2 हमने फाइंड आउट किया था हमारा 40 है, माइनस CF क्या होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CF होता है जस्ट ऊपर वाली वैल्यू, यानी हमारी मीडियन क्लास कौन सी है एक तरीके से 10 to 15, इसका जो CF है उसके जस्ट ऊपर वाला, ये हमारी मीडियन क्लास है तो इसके जस्ट ऊपर वाला यानी 29 अपॉन फ्रीक्वेंसी इसी की होगी। सो 22 इंटू H तो हमारा क्लियरली कितना है 5। अब यहां पर क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लेंदी जाएगा तो इसको और लेंदी नहीं बनाने के लिए मैं जस्ट कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं। आप ये काम बिल्कुल मत करना, वीडियो को थोड़ा छोटा करने के लिए। सो 40 माइनस 29 इंटू 5 डिवाइड बाई 22। सो ये हो जाएगा हमारा 10 प्लस 2.5 विच इज 12.5। सो ये हमारा मीडियन वैल्यू निकल के आता है। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार वापस केस स्टडी सारी। 5th क्वेश्चन, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। अगेन इसमें भी कुछ फालतू सी बातें लग रही है बट ठीक है। अब इस एसोसिएशन का मुद्दे की बात ये ऑन द बेसिस ऑफ, इसमें बहुत सारी चीजें दी है। RWA decides to have one more electric pole D in the park. The park can be modeled as a coordinate system given below. ठीक है, यहां पर ये फिगर है थोड़ा सा A B C, ये 3 अलग अलग पॉइंट्स है, 3 अलग अलग पोल्स है और पार्क चाहती है एक और पोल हो D
द पाथ कैन बी मॉडल्ड एज अ कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन बिलो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन। हमें सबसे पहली चीज ढूंढनी है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पोल सी। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पोल सी की पोजीशन क्या है। तो सिंपल कोऑर्डिनेट्स आपको लिखने आते ही होंगे। यहां पर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और ऊपर देखा जाए तो 1 2 3 4। सो 5,4 पोजीशन होगी पोल सी की। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पोल बी फ्रॉम द कॉर्नर ओ ऑफ द पाथ। ठीक है, पोल बी का हमको एक तरीके से डिस्टेंस ढूंढना है कॉर्नर से। सो सबसे पहले तो कॉर्नर यानी ओरिजिन है यहाँ पे 0,0 और जो पोल बी है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यहाँ पर 5 6 6 1 2 3 4 5 6 6,6। ठीक है। अब डिस्टेंस ओरिजिन से कैसे ढूंढा जाता है, तो ये मैंने बताया हुआ है। ओरिजिन से डिस्टेंस ढूंढने का शॉर्टकट फॉर्मूला सीधा √x² + y², और ये क्या बन जाएगा 6² + 6², और इसकी वैल्यू ढूंढना अगेन बहुत आसान होता है, सीधा सीधा 6√2। इसके लिए भी अगेन डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला क्या बताया है, अगर √a² + a² हो, यानी दोनों सेम नंबर्स का स्क्वायर का सम हो रहा हो और रूट हो, तो सीधा a√2 लिख सकते हैं। सो यहाँ पे 6√2, 6 का स्क्वायर और रूट था, सो 6√2 डायरेक्ट हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, दैट इज हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द फोर्थ पोल D सो दैट द 4 पॉइंट्स A B C एंड D फॉर्म अ पैरेललोग्राम। देखो बहुत इजी सा क्वेश्चन है। फोर्थ D यानी D के हमें कोऑर्डिनेट्स ढूंढने इस तरीके से कि ABCD को ज्वाइन करने पर पैरेललोग्राम शेप बने। तो वेरी इजी, मिड पॉइंट MP लिख रहा हूं मैं, मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ AD। अब दोनों में ही मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगेगा। A और C का मिड पॉइंट क्या होगा यहां पर, देखो A और C का मिड पॉइंट, A के कोऑर्डिनेट्स क्या है यहां पर हमारे 2,7। ठीक है, A के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 2,7, B के कोऑर्डिनेट्स थे हमारे 6,6, C के कोऑर्डिनेट्स भी हमने लिखे ही थे 5,4, और D के कोऑर्डिनेट्स हमको जानने हैं। सो D के कोऑर्डिनेट्स को x, y मान लेता हूं। सो यहां पे A और C का मिड पॉइंट कैसे ढूंढेंगे, 2 + 5 अपॉन 2, 7 + 4 अपॉन 2 इक्वल टू, यहां पर AD नहीं है, यहां पे BD आएगा, सॉरी। सो BD का मिड पॉइंट क्या होगा, 6 + x अपॉन 2, 6 + y अपॉन 2। अब अगर मैं LHS, RHS को इक्वेट करूं, यानी x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं, सो ये क्या मिलेगा मुझे, 7 अपॉन 2 इक्वल टू 6 + x अपॉन 2। 2 और 2 कैंसिल, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 1। और वैसे ही y कोऑर्डिनेट को इक्वेट करूं, दैट इज 7 4 11, सो 11 अपॉन 2 इक्वल टू 6 + y अपॉन 2। 2 कैंसिल, 6 उधर जाके सब्ट्रैक्ट होगा, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें यहाँ पे 5। तो इसमें मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, देयरफॉर x इक्वल टू, हमारा x कितना आया 1, और y इक्वल टू, y आया हमारा 5। सो D के कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या बनेंगे 1,5। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट लिखा है मैंने, बट यहाँ पर सॉल्यूशन बताया हुआ है रफ में, ये आप देख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसे इरेज करना पड़ेगा, केस स्टडी होती इतनी बड़ी है कि पूरा पेज ही कवर अप कर लेती है। सो थर्ड का ये तो A वाला पार्ट था। अब B वाला पार्ट देखते हैं। दिस वॉज A। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पोल्स A एंड C। A और C के बीच में डिस्टेंस ढूंढना है, तो बहुत ईजी। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कहता है, √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। इनका ऑर्डर आगे पीछे हो तो भी चलता है, x1 - x2, y1 - y2 वो भी चलता है। सो A और C के कोऑर्डिनेट्स हमारे थे क्या, A तो हमारा था 2,7 और C तो हमने स्टार्टिंग में लिखा 5,4। सो यहाँ पे √5 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। सो 5 - 2 तो होता है 3, 3 का स्क्वायर इज 9, एंड 4 - 7 इज अगेन 3, 3 का स्क्वायर 9। सो ये डायरेक्टली हम 3√2 लिख सकते हैं। कैसे, वो आप खुद थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सोचो। इतना यूनिट्स, ठीक है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर कुछ इंफॉर्मेशन है नहीं। बड़ा इजी सा केस स्टडी था। डन, आगे बढ़ते हैं।
Dipankar bought 3 notebooks and 2 pens for rupees 80 and his friend Suryansh bought 4 notebooks and 3 pens for rupees 110 from the school bookshop. Based on above information हमें आंसर करना है. So first question is, if the price of notebook is X and the price of pen BY, यहाँ पे बे नहीं है एक्चुअल में, BY स्पेस है दोनों के बीच में. राइट द गिवन सिचुएशन एल्जेब्रिकली, मतलब सिंपली हमें इक्वेशन लिखनी है और कुछ नहीं. नोटबुक के कॉस्ट को x लिया है, सो जो दीपंकर है वो उसका इक्वेशन क्या बनेगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 80, और जो सूर्यांश है उसका इक्वेशन क्या बनेगा, उसने 4 नोटबुक खरीदी थी, सो 4x प्लस पेन 3, सो 3y इक्वल टू 110. ये तो एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया, बेसिकली सिर्फ इक्वेशन बनानी थी, सो वो तो हमारी यहाँ पर बन गई. नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 नोटबुक या फिर व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 पेन. बेसिकली सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन कर के हमें दोनों का ही कॉस्टिंग ढूंढना है. सो यहाँ पर किसको किस में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. एलिमिनेशन अगर हमको करना है सो 2 को 6 बना दे और 3 को भी 6 बना दे. सो यहाँ पे पूरे को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस पूरे को. सो 3 इंटू 3 इज 9x, 3 इंटू 2 इज 6y, 3 इंटू 8 इज 240, और इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो 8x प्लस 6y और 110 इंटू 2 इज 220. यहाँ पर माइनस 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 ये कैंसिल आउट हो गया. 9x माइनस 8x इज सिंपली x, 240 माइनस 220 इज सिंपली 20. x की वैल्यू 20 आई, यहाँ हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं किसी में भी. इसमें भी अगर सब्सटीट्यूट कर दूँ 3 इंटू 20 इज 60, सो 60 प्लस 2y इक्वल्स टू 80. 60 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो गया, सो 2y की वैल्यू मिली 20 एंड y की वैल्यू मिली हमें एक तरीके से यहाँ पर 10. सो सेकेंड का a और b दोनों ही यहाँ पे हो गया. ये हमारा A था और ये हमारा B था एक तरीके से. ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक पूछा तो यहाँ पर 20 रुपीज़ आया, कॉस्ट ऑफ पेन पूछा तो 10 रुपीज़ आया. ठीक है, जो भी करो, सिर्फ ये करते तो भी चलता, हम फर्स्ट के हिसाब से. B करना है तो Y की वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी. व्हाट इज द टोटल अमाउंट टू बी पेड बाय सूर्यांश इफ ही परचेसेस 6 नोटबुक्स एंड 3 पेन्स. ठीक है, सूर्यांश को कितने रुपीज देने पड़ेंगे अगर वो 6 नोटबुक और 3 पेन खरीदता है, यानी 6x प्लस 3y, ये उसकी टोटल परचेज है. x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं. 6 इंटू 20 इज 120 एंड 3 इंटू 10 इज 30. सो टोटल उसे रुपीज 150 पे करने पड़ेंगे. ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. बहुत इजी क्वेश्चन था. अगेन केस स्टडी इजी होती है, सिर्फ लॉजिक क्लियर होना चाहिए, दैट्स इट. नेक्स्ट, while preparing for a competitive examination, Akbar came across a matchstick pattern based on the based question. ठीक है, the pattern is given below. इस तरह का कुछ पैटर्न बना हुआ है. तो लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे 2 AP है. अगेन कैसे, तो इसका ध्यान से समझो. AP1 क्या होगा यहाँ पर हमारा स्क्वायर्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं. देखो फर्स्ट में 1 स्क्वायर है, सेकेंड में 1 2 3 4 5 स्क्वायर है, और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 9 स्क्वायर्स है एंड सो ऑन. और सेकेंड AP यानी AP2 वो नंबर ऑफ मैचस्टिक के ऊपर है. तो नंबर ऑफ मैचस्टिक, इसमें कितनी मैचस्टिक यूज हो रही है 4, इस वाले में कितनी यूज हो रही है 4 4 8 4 12 4 16. ठीक है 16. ठीक है 28 एंड सो ऑन. 12 का डिफरेंस है बेसिकली. तो ये तो हमारा AP हमको पता चल गया. राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ AP फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्क्वायर्स. ठीक है, नंबर ऑफ स्क्वायर्स के बेसिस पर. सो फर्स्ट टर्म तो हमारा होगा 1, कॉमन डिफरेंस होगा हमारा 4. क्लियरली दिख रहा है 4 स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं. सो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 4 - 1 इज 3. सॉरी 5 स्क्वायर फॉर्म हो रहे हैं, सो 5 - 1 इज 4. ये तो हो गया फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP फॉर्म्ड बाय नंबर ऑफ स्टिक्स. सो बहुत इजी. अगेन ये भी हमने फाइंड आउट कर ही लिया. A कितना है हमारा 4 और D कितना है हमारा यहाँ पे 12. ये सेकंड AP के लिए. थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन फिगर 10. अगर ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ये फिगर 3 है, तो फिगर 10 में कितने स्क्वायर्स होंगे. अब कितने स्क्वायर, यानी ये स्क्वायर वाला AP यूज होगा. सो यहाँ पे थर्ड का पहले A वाला पार्ट, A10 हमें जानना है. सो A10 इज सिंपली A + 9D
A हमारा है 1, D है हमारा 4, सो 9 इंटू 4 इज 36, 36 प्लस 1 इज 37, सो 37 स्क्वायर्स होंगे हमारे। ऑल्सो राइट द नंबर ऑफ स्टिक्स इन फिगर 10, सो फिगर 10 में स्टिक्स कितनी यूज होगी वो भी हमें जानना है। सो अगेन 8 10 A प्लस 9D, फर्स्ट में कितनी स्टिक्स यूज हो रही है 4, कॉमन डिफरेंस है हमारा 12 का, सो 12 इंटू 9 इज 108, 108 प्लस 4 इज 112, 112 स्टिक्स यहां पर यूज होगी फिगर 10 में। आई होप समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, तो ध्यान से लॉजिक समझना यहां पर। नेक्स्ट इसका बी पार्ट क्या कहता है, इफ 88 स्टिक्स आर यूज टू मेक mth फिगर then find the value of m, how many squares are formed in this figure। यानी कितनी स्टिक्स यूज हो रही है। देखो nth टर्म इस वाले नंबर ऑफ स्टिक्स वाले का nth टर्म 88 है, इक्वल टू a हमारा कितना है 4 प्लस m माइनस 1, n नहीं लिखा क्योंकि mth बोला है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12 का। सो पहले तो ये 4 उधर जाएगा तो कितना बनेगा ये 84, देन 12 जाएगा डिवीजन में, सो यहां पर ये मिलता है हमको 7 एंड 7 प्लस 1 हमारा आएगा m, तो m कितना आएगा हमारा 8। यानी जो 8th फिगर होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, यानी 8th फिगर जो होगा उसमें 88 स्टिक्स यूज होगी। देन हाउ मेनी स्क्वायर्स आर फॉर्म्ड इन दिस फिगर, सो 8th फिगर में स्क्वायर कितने होंगे वो भी हमें जानना है। सो a8 कितना होगा a प्लस 7d, सो a। अब नंबर ऑफ स्क्वायर जानने हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर वाला ap, यानी 1 प्लस 7 इंटू 4, so 7 into 4 is 28, 28 plus 1 is 29 squares। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे केस स्टडी में ये था कब कौन सा एपी यूज करना, तो उसको बहुत ज्यादा अगेन वापस जरूर देखना इस एपी के क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। कब स्क्वायर यूज हुआ, कभी मैथस्टिक यूज हुआ। यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स जानने थे तो ये वाला एपी, नंबर ऑफ मैथस्टिक्स जाननी थी तो ये वाला एपी। डन। नेक्स्ट, एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम aims to connect the student and so and so, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। आगे हमें क्या बोला हुआ है, द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिंबल इज गिवन बिलो, तो कुछ इस तरह का डायग्रामेटिक सिंबल है, थोड़ा यहाँ पे कॉर्नर में, तो ध्यान से देखना। हमें क्या इंफॉर्मेशन दी है, द डायमीटर्स ऑफ द इनर सर्कल आर इक्वली प्लेस्ड गिवन दैट ओपी 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, ओपी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, इस ओ और पी की वैल्यू वो कितनी है 21 सेंटीमीटर। फाइंड मेजर एंगल ROS, ROS ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है बेसिकली। देखो यहां पर मेजर एंगल ROS मतलब ये हमें फाइंड आउट करना है, तो इसका सिंपल सा आसान सा तरीका है। देखो पहले तो सेक्टर्स कितने इक्वली प्लेस्ड बोले हैं, मतलब डायमीटर सारे के बीच में एंगल्स इक्वल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेक्टर्स है। अगर टोटल 8 सेक्टर्स है तो यहां पर इसका लॉजिक सिंपल है, हमें फर्स्ट वाले पार्ट में थीटा इक्वल टू 360 डिवाइड बाई 8, सो ये होता है हमारा, अगर मैं 4 से डिवाइड करूं तो 90 मिलता है, 8 से डिवाइड करूं तो और एक बार आधा यानी 45, सो देयरफॉर एंगल ROS इक्वल टू 45 डिग्री। सो फर्स्ट का आंसर आता है हमारा 45 डिग्री। आई होप समझ में आ गया होगा। 8 इक्वल सेक्टर्स बन रहे हैं, तो अगर मैं डिवाइड कर दूं 360 पूरे एंगल को, सो हमको 45 डिग्री मिलता है। सेकेंड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ OPQ। OPQ का हमको पेरीमीटर ढूंढना है। सो OPQ इज अ सेक्टर, so perimeter of sector is simply 2r plus theta upon 360 into 2 pi r। ठीक है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। देखो थीटा अपॉन 360 into 2 pi r तो लेंथ ऑफ आर्क होती ही है। उसके अलावा एक पिज्जा के स्लाइस में देखो होता क्या है, एक तरीके से यहाँ पे 2 रेडियसेस और एक लेंथ ऑफ आर्क, तो इन तीनों चीजों को काउंट करना है। 2 रेडियस तो हमारा ये हो गया 2r, और थीटा अपॉन 360 2 पाई आर से हमको लेंथ ऑफ आर्क मिल जाती है। सो यहाँ पे सिंपली अब हमें वैल्यू पुट करना है। हमारा रेडियस कितना है हमें दिया हुआ है, ठीक है, OPQ है। OPQ मतलब OP हमारा रेडियस हो गया जिसकी वैल्यू 21 सेंटीमीटर दी हुई थी। सो 21 इंटू 2 इज
42 प्लस 45 अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस अगेन कितना है हमारा 21। सो ये तो 1, ये हो गया हमारा 8, 7 1 7 3, सो 2 1 2 4 2 और 11, सो 11 इंटू 3 इज 33। सो ये हमको कितना मिलेगा 33 डिवाइड बाई 2 प्लस 42, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 58.5 सेंटीमीटर। सो इस तरीके से हम पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में हमें क्या बोला है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन का इसका लॉजिक समझना, एरिया ऑफ शेडेड रीजन PQRS मतलब इस वाले पार्ट का हमको एरिया ढूंढना है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है, इस पूरे सेक्टर का एरिया OPQ सेक्टर के एरिया में से OSR इस सेक्टर का अगर एरिया में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां पर वैल्यू हमें मिल जाती है। ठीक है, छोटा वाला रेडियस OS 10 सेंटीमीटर है, यानी बेसिकली हमको करना क्या है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। सो पाई तो कॉमन निकल गया, अंदर बच गया R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। सो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमको लगाना है। ठीक है, θ/360 इंटू पाई, ये तो दोनों ही एरिया में होने वाला है तो वो तो कॉमन निकल गया, बचता है सिर्फ R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस। सो यहां पर थीटा तो हमारा था ही 45 डिग्री अपॉन 360, पाई हो गया 22/7। अब यहां पर ध्यान से समझना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी इजीली हम लगा सकते हैं, यानी 21 स्क्वायर माइनस हमारा 10 स्क्वायर है। सो 21 प्लस 10 विच इज 31 इंटू 21 प्लस 10 किया है और कुछ नहीं, 21 माइनस 10 विच इज 11। सो सिंपली इन सबका कैलकुलेशन हमको करना है, 45 इंटू 22 इंटू 31 इंटू 11 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 7। सो हमें मिलता है कुछ यहाँ पर 133.96 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। सो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट इसका बी वाला पार्ट, ये ए था, बी वाला पार्ट क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन ACB। ACB इज क्लियरली माइनर सेगमेंट। सो माइनर सेगमेंट का एरिया कैसे हम फाइंड आउट करते थे, माइनर सेगमेंट इज सिंपली माइनर सेक्टर, एरिया वर्ड लिख नहीं रहा मैं, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस ट्राइंगल। सो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर तो आप θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर से ढूंढ ही सकते हो। सो यहाँ पे हो जाएगा θ/360 इंटू, अब पाई आर स्क्वायर, छोटा वाला रेडियस यहाँ पर लेना पड़ेगा, ध्यान रखना है। सो पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर। ठीक है, हाफ आर स्क्वायर ये हमारा लग जाएगा। हाफ आर स्क्वायर का रीजन यही है कि ये 45 डिग्री और 45 डिग्री मिला के 90 डिग्री बनाता है। सो थीटा की वैल्यू जब भी 90 डिग्री होती है तो ट्राइंगल का एरिया हम हाफ आर स्क्वायर इसकी मदद से फाइंड आउट करते हैं। सो थीटा तो हो गया हमारा 90 डिग्री, सो 90/360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस हमारे 10 और 10 है, माइनस हाफ इंटू 10 इंटू 10। सो ये सिंपली हमें कैलकुलेट करना है। अब इसमें भी आप चाहो तो 10 स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो। सो सिंपली यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या आएगी, देखो 90 इंटू 22 इंटू 100 डिवाइड बाई 360 डिवाइड बाई 7, ये हमारा निकल के आता है कुछ 78.57 माइनस, ये तो क्लियरली 50 है। सो इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें फाइनल आंसर मिलता है कुछ 28.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से ये सेगमेंट वाला सॉल्व करना था। आई नो कि मैं कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो बस इसीलिए, बाकी ये कैलकुलेशंस भी आप भी इजीली कर सकते हैं, आई एम श्योर। नेक्स्ट यहाँ पे इन द फिगर गिवन बिलो अ फोल्डिंग टेबल, आई गेस इसका फिगर ही गलत है। सो एक बार हम इस वाले को स्किप करते हैं। नेक्स्ट, saving money is a good habit and it should be inculcated in children right from the beginning। ठीक है, saving money is अच्छी बात है। आगे क्या दिया हुआ है, रेहान्स मदर bought a
brought a piggy bank for Rehan and puts one 5 rupees coin of her savings in the piggy bank. On the first day, she increases his savings by 1 5 rupee coin daily. अब यहाँ पर भी अगेन दो AP बन रहे, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना. AP1 क्या होगा? AP1 हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ कॉइन्स का. ठीक है, नंबर ऑफ कॉइन्स. पहले दिन कितने सिक्के डाल रहे हैं हम? एक सिक्का, दूसरे दिन 2 सिक्का, तीसरे दिन 3 सिक्के एंड सो ऑन. AP2 क्या हो गया? पहले दिन अमाउंट कह सकता हूं एक तरीके से. यहां पे अमाउंट क्या बनेगा? पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 10 रुपए, तीसरे दिन 15 रुपए. आई होप समझ में आया होगा. बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये. पहले दिन एक सिक्का, दूसरे दिन हर दिन एक एक सिक्का बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरे दिन 2 सिक्के डाल रहे हैं. तो अमाउंट वाइज देखा जाए तो पहले दिन 5 रुपए, दूसरे दिन 10 रुपए, तीसरे दिन 15 रुपए एंड सो ऑन. अब क्या बोला है? हाउ मेनी कॉइन्स वर एडेड टू द पिगी बैंक ऑन द 8th डे. तो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है एक्चुअल में. 8वें दिन कितने सिक्के, कितने रुपए नहीं बोला है, कितने सिक्के. सो A8 क्या होगा हमारा? A प्लस 7D. पहले दिन एक सिक्का और कॉमन डिफरेंस भी यहाँ पर 1 ही है. सो 1 + 7 8, यानी 8 कॉइन्स एक तरीके से 8th डे डाले जाएंगे. सेकेंड क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल था. हाउ मच मनी, अब यहाँ पे पैसों की बात आ गई, विल बी देयर इन द पिगी बैंक आफ्टर 8 डेज. 8 दिनों में कितने रुपए इकट्ठा हो जाएंगे. पहली बात, 8वें दिन कितने रुपए इकट्ठा हो रहे हैं वो नहीं बोला है. 8 दिनों में कितने रुपए इकट्ठा हो रहे हैं, यानी टोटल. यहां पर बहुत जरूरी है कब SN लगाना है, कब AN लगाना है, इसका दिमाग में लॉजिक क्लियर होना चाहिए. सो यहां पर तो S8 लगेगा और वो भी अमाउंट की बारी. सो 8/2, पहले दिन 5 रुपए, सो 7D. 5 रुपए का कॉमन डिफरेंस भी है. सो यहाँ पे 4 और ब्रैकेट में 2 × 5 इज 10, 7 × 5 इज 35, 35 + 10 इज 45. सो 45 × 4 इज 180 रुपीज. यानी 8 दिनों में कितने रुपीज इकट्ठा होंगे? 180 रुपए पिगी बैंक में कलेक्ट होंगे. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था, ध्यान से समझना. नेक्स्ट, थर्ड का A पार्ट. If the piggy bank can hold 120 rupee 5 coins in all, find the number of days she can contribute to put 5 coins into it. Number of days she can contribute to put 5 rupee coins आएगा यहाँ पे. So मुद्दे की बात ये है कि टोटल सिक्के कितने उस पिगी बैंक में आ सकते हैं? 120 सिक्के. अब 120 सिक्कों को इकट्ठा होने के लिए कितने दिन लगेंगे, यानी N हमें पूछा, नंबर ऑफ डेज पूछा है. तो सिंपली हमें SN का फॉर्मूला एक तरीके से लगाना है. N/2 2A + N-1/D. अब पहली बात, कौन सा AP लगेगा, पहला वाला या दूसरा वाला? तो नंबर ऑफ कॉइन्स. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ कॉइन्स की बात चल रही है. नंबर ऑफ कॉइन्स कितने इकट्ठा हो सकते हैं? 120. सो SN दिया हुआ है 120. N हमें जानना है कितने दिन लगेंगे. 2 × 1 इज 2, कॉमन डिफरेंस भी 1 ही है. सो N-1, ये 2 उधर चला जाएगा तो 240 = N × ये हो जाएगा हमारा N+1. सो N² + N. 240 इधर आ जाएगा तो -240 = 0. सो ये तो बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसका करना पड़ेगा हमको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. सो 16 10 160, 160 और 80 is 240. सो 16 और 15 हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के फैक्टर्स बनेंगे यहाँ पर. ये थोड़ा आगे का पार्ट मैं यहाँ कर रहा हूँ. N² + 16N - 15N - 240. ठीक है, ये धीरे धीरे विथ प्रैक्टिस आप एस्टिमेशन से कर सकते हो. जैसे मेरे दिमाग में यहाँ पे आ गए नंबर्स, सो वो विथ प्रैक्टिस अपने आप आ जाता है. सो N कॉमन निकला, N + 16 - 15 N + 16. ठीक है, माइनस का साइन कॉमन लिया, इसीलिए ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हुआ. तो एक N की वैल्यू आती है -16, जो कि पॉसिबल नहीं है. नंबर ऑफ कॉइन्स माइनस में तो होंगे नहीं. एक N की वैल्यू आती है 15, सॉरी नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ डेज है ये. सो देयरफॉर 15 दिनों में वो पूरा गुल्लक जो है भर जाएगा. आई होप समझ में आया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था. 15 दिन लगेंगे उस पिगी बैंक को फिल होने में. फाइंड द टोटल मनी सेव्ड व्हेन द पिगी बैंक इज फुल. बहुत सिंपल, ये वाला ज्यादा इजी था. आपको हमेशा यही वाला दोनों क्वेश्चन पढ़ना है, कभी भी और वाला क्वेश्चन आए तो टोटल मनी इज सिंपली टोटल सिक्के वो कितने होल्ड कर सकता है? 120. एक सिक्के की कीमत 5 रुपए. सो 120 × 5 इज
0 12 5 60, सो 600 रुपये वो टोटल इकट्ठा कर सकता है, टोटल मनी वो सेव कर सकता है 600 रुपीज़। 10 केस स्टडीज़ यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आपको सारी समझ में आएगी, बहुत इंटरेस्टिंग थी। नेक्स्ट केस स्टडी 11। सो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, हार्ट रेट। द हार्ट रेट इज वन ऑफ द वाइटल साइंस हेल्थ ऑफ द ह्यूमन बॉडी, सो एंड सो। ठीक है, इस तरह का जब लास्ट टाइम भी हमने देखा था स्टेटिस्टिक्स में ही ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐसे दी हुई थी, बाकी मुद्दे की बात यहाँ से शुरू होती है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हाउ मेनी वुमेन आर हैविंग हार्ट बीट इन द रेंज 68 to 77। ठीक है, 68 से लेके 77 की रेंज वाली, 68 मतलब यहाँ से शुरू होती है तो 4 हमें काउंट करना है, 3 हमें काउंट करना है और 77 तक जाना है तो 8 भी हमें काउंट करना है। सो 4 + 3 + 8 मतलब कितना हुआ, 15। 15 वुमेन्स ऐसी है जिनकी हार्ट रेट इस रेंज में है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट। मीडियन क्लास हमें पूछा है तो पहले तो हमें CF ढूंढना पड़ेगा। सो CF की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे बाजू में ही मैं CF ढूंढ रहा हूँ एक कॉलम बना के सिंपली। सबसे पहले 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9। हो सकता है ये आपको दिखे ना कलर, तो ब्लैक ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर बना रहा हूँ मैं CF। सो ये हो जाएगा 2 + 4 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 8 = 17, 17 + 7 = 24, 24 + 4 = 28 और 30 हमें यहाँ पे मिला। अब मीडियन क्लास की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजी होता है। मीडियन क्लास के लिए क्लियरली हमारा n/2 कितना हो जाएगा, 30/2 विच इज 15, सॉरी 30/2 विच इज 15। अब 15 से जस्ट बड़ा 17 दिख रहा है तो 77 के आगे है 74। सो यहाँ पे मीडियन क्लास हमारा क्या हो जाएगा, 74 से लेके 77। इस तरीके से हम मीडियन क्लास लिखते हैं। बहुत इजी था। क्या किया हमने, CF ढूंढा, n/2 ढूंढा, 15 से जस्ट बड़ा देखा वो है 17। जस्ट बड़ा हमको CF में ही देखना है, F में मत देख लेना, शायद मिले ही ना। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का हमारा A पार्ट में क्या बोला है, फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ द हार्ट बीट्स, यानी मोड हमको फाइंड आउट करना है। सो मोड का सीधा सीधा फॉर्मूला है और उसमें वैल्यू हम पुट करेंगे L + F1 - F0 / 2F1 - F0 - F2 × H। सो यहाँ पे L मतलब लोअर लिमिट। सबसे पहले तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 8, तो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा F1 F0 F2। सो इसके बेसिस पर हमारा लोअर लिमिट तो आ जाता है इस मीडियन क्लास का लोअर लिमिट, दैट इज 74 प्लस F1 - F0 मतलब दिस माइनस दिस, तो कितना मिल जाएगा हमको यहाँ पे 5 डिवाइड बाई 2F1। 8 का डबल कितना हो गया हमारा 16, और 16 में से ये 10 गया तो 6 इनटू, इनका डिफरेंस क्लियरली कितना दिख रहा है हमको, 3। सो 3 1 ज़ा, 3 2 ज़ा, 2 1 ज़ा, ये होता है 74 प्लस 2.5 विच इज 76.5। ये हमारा निकलता है मोड। और इसका B वाला पार्ट हम देखते हैं, दैट इज मीडियन। सो मीडियन क्या होता है, L + n/2 - CF / F × H। सो L लोअर लिमिट, अगेन मीडियन क्लास कौन सी थी हमारी, यही थी। सो 74 प्लस 74 ही थी ना, हाँ, F n/2 कितना निकला था हमारा 15 माइनस मीडियन क्लास के सामने जो CF है उसके जस्ट ऊपर, सो यहां पर आएगा 9 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी यानी 8 इनटू करना है 3। सो इस सब का कैलकुलेशन करना है तो अगेन, सो ये कितना आ जाएगा हमारा 6 × 3, 6 × 3 डिवाइड बाई 8 प्लस 74 76.25। ये हमारा निकल के आता है यहाँ पर मीडियन का वैल्यू। सो अगेन ये 11th केस स्टडी लगातार कॉन्स्टेंटली हम करते जा रहे हैं। वेरी नाइस, आप भी कंसिस्टेंटली कर रहे हो, यही मैं उम्मीद रख रहा हूँ।
आगे बढ़ते हैं अगली केस स्टडी पे। दिया हुआ है द टॉप ऑफ द टेबल इज हेक्सागोनल इन शेप, ठीक है, हेक्सागोनल इस शेप का टॉप टेबल टॉप है और इसके बेसिस पर हमें आंसर करना है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो ये तो देखो कोऑर्डिनेट्स ढूंढना तो बच्चों जैसा काम है। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे क्लियरली, पहले तो ए अल्फाबेट ढूंढना पड़ेगा, इतना भी आसान नहीं था। ए ये रहा, बहुत इजी। सो 1 और ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे 9, हो सकता है आपको इतना क्लियर ना दिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पर तो ऑब्वियसली पहला ही है। सो 1,9 हमारा ए के कोऑर्डिनेट्स होंगे एंड बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ए बी। अब बी में नीचे देखूं तो मैं 5 पे है, ठीक है, यहां से देखूं 5 और सामने देखूं तो 13। सो 5,13। सो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स तो ये बन गए। सेकेंड क्वेश्चन, राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग सी एंड डी। सी और डी को ज्वाइन करने वाले का हमको मिड पॉइंट लिखना है। सो पहले तो सी और डी के कोऑर्डिनेट्स होंगे क्या, मैं यहीं पे लिख देता हूं। सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे हमारे 9,13 और डी के कोऑर्डिनेट्स यहां पे ऊपर लिख रहा हूं। डी होगा हमारा 13,9। सो यहां पर मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ सी डी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो यहाँ पे 9 और 13 कितना हो गया, यहाँ पर 22 अपॉन 2 होता है 11। सो 11,11 यहाँ पर सी डी के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ सी डी, इसका कोऑर्डिनेट होगा 11,11। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड का ए पार्ट, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एम एंड क्यू। एम और क्यू के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले तो एम और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एम का कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर 5,11 और क्यू के कोऑर्डिनेट्स होंगे 9,3, ठीक है, 9,3 और 5,11 आई थिंक यही कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ढूंढते हैं। सो एम क्यू क्या होगा हमारा अंडर रूट x2 माइनस x1। सो 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 11 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे 4 का स्क्वायर इज 16 और 11 माइनस 3 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 8, 8 का स्क्वायर इज 64। सो 64 प्लस 16 हमारा कितना हो जाएगा रूट 80। रूट 80 को लिख सकते हैं हम 16 इंटू 5। सो 4√5 एक तरीके से इतना डिस्टेंस आ जाएगा एम क्यू के बीच में। आई होप समझ में आया होगा, बहुत इजी ही क्वेश्चन है। देखो केस स्टडी में ज़्यादा डिफिकल्टी है नहीं। बी वाला पार्ट देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट एम एंड एन इन द रेशियो 1:3। एम और एन को 1:3 के रेशियो में डिवाइड करे, ऐसा हमें पॉइंट ढूंढना है। तो बहुत सिंपल, पहले तो एन के भी कोऑर्डिनेट्स ढूंढ लेते हैं। एन क्या होगा हमारा यहाँ पे 9 और इधर होगा 11। सो 9,11 ये तो हो गया हमारा एन के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें फाइंड करना है, हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों के बीच में। सपोज करो यहाँ पे 1:3 के रेशियो के में डिवाइड करने वाला एक पॉइंट है। क्या ले हम, बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स तो यहाँ पे ऐसे ही ले लिए हैं, तो हम ले लेते हैं z, ठीक है। z एक पॉइंट है, z x, y। यहाँ हम लगाते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेक्शन फॉर्मूला सीधा सीधा वैल्यू पुट करना है, बट वैल्यू पुट करते वक्त बहुत चौकन्ना रहना है। एक गलत वैल्यू पुट की पूरा सम गलत। m1 हमारा रेशियो 1:3 का था, सो m1 बन गया हमारा 1। x2, ठीक है, mn, तो n सेकेंड कोऑर्डिनेट है हमारा। सो यहाँ पे x2 क्या होगा हमारा 9, m2 दैट इज 3, x1 हो जाएगा हमारा 5 अपॉन 1 प्लस 3, फिर 1, 11, 3, 11 अपॉन 1 प्लस 3। इसको सिंप्लीफाई करना है। 9 और 5 3 15, 15 प्लस 9 कितना हो जाएगा हमारा 24 डिवाइड बाई 4 और ये हो जाएगा 11 प्लस हमारा 33 दैट इज़ 44। सो 44 अपॉन 4, तो ये हमें मिलेगा
6,11। सो ये जो z कोऑर्डिनेट है जो 1:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 6,11। सो यहाँ पर 12th भी हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट, टू कीप द लॉन ग्रीन कूल साधना यूजेस वाटर स्प्रिंकलर्स which rotate in circular shape and cover a particular area. The diagram below shows the circular areas covered by 2 sprinklers. ये 2 sprinklers है जिसमें बड़ा R बड़ा है, छोटा R छोटा है, मतलब कैपिटल स्मॉल में नहीं बोल रहा मैं, लेंथ में बोल रहा हूँ, बड़ा R लेंथ में बड़ा है। अब बेस्ड ऑन अबव इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग R एंड R। हमें दिया क्या क्या है इन्फॉर्मेशन, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 14। सो बहुत सिंपल है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें बनानी है तो पाई आर स्क्वायर यानी बड़े वाले का एरिया प्लस पाई आर स्क्वायर छोटे वाले का एरिया इक्वल टू हमें एरिया दिया हुआ है 130 पाई। सो कहीं ना कहीं अगर मैं इधर पाई निकाल के पाई के साथ कट कर दूं तो ये सिंप्लीफाई होके फाइनली कुछ हमें ऐसा इक्वेशन देगा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। ये हमारा मिला हमको एक तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पावर 2 वाला टर्म है ना। नेक्स्ट, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली आर। ठीक है, सिर्फ छोटा आर होना चाहिए। तो बहुत इजी तरीका है, सिर्फ छोटे आर के लिए आपको क्या ध्यान में रखना है, देखो दोनों ही रेडियसेस को मिला के हमें लेंथ कितनी दी हुई थी 14। ये कैसे पता चला, अब क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस 14 है। तो दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मतलब ये, और ये एक तरीके से इसका आर और इसका आर मिला के ही है, यानी दोनों के रेडियसेस को मैं ज्वाइन कर दूं तभी दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलता है जो कि दिया हुआ है 14। और हमको चाहिए कि सिर्फ स्मॉल आर होना चाहिए, तो कैपिटल आर को क्या लिखा जा सकता है एक तरीके से 14 माइनस आर। इसको अगर हम इसमें सब्सटीट्यूट कर दें यानी 14 माइनस आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 130। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। सो 14 का स्क्वायर इज 196 माइनस 28r प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू 130। क्या किया यहाँ पर, बेसिकली a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है और कुछ नहीं। अब यहाँ पे ये बन गया 2r स्क्वायर माइनस 28r, 196 है, 130 इधर आके सब्ट्रैक्ट होगा तो हमें कितना मिलेगा 66 यानी प्लस 66 इक्वल टू 0। 2 से कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर दूं तो आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं यूजिंग ओनली स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर। अगर कैपिटल आर बोला होता तो सेम टू सेम प्रोसीजर और सेम टू सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती, सिर्फ कैपिटल आर होता, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 14 कैपिटल आर प्लस 33। आगे क्या बोला है, फाइंड द रेडियस स्मॉल आर एंड द करस्पॉन्डिंग एरिया इरीगेटेड। तो ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा इस थर्ड पार्ट में। सो आर स्क्वायर माइनस 11r माइनस 3r प्लस 33 इक्वल टू 0। सो एक होगा r माइनस 11 और एक होगा r माइनस 3। एक r की वैल्यू आएगी 11 और एक r की वैल्यू आएगी 3। अब देखो, अगर स्मॉल r की वैल्यू मैं 11 समझूं तो कैपिटल R की वैल्यू हमको मिलेगी 3। बट यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट ये है कि बच्चों को यहां पे दिमाग चलाना है कि हमें ये इंफॉर्मेशन दी हुई थी कैपिटल R लेंथ में बड़ा है स्मॉल r से, तो ये छोटा r जो है वो 11 सेंटीमीटर हो ही नहीं सकता, क्योंकि छोटा r अगर 11 सेंटीमीटर हो जाए तो बड़ा r 3 सेंटीमीटर होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। सो नॉट पॉसिबल। तो कह सकते हैं हमारा रेडियस का वैल्यू क्या आएगा 3 सेंटीमीटर और एरिया इरीगेटेड क्या आएगा, ठीक है, छोटे वाले का एरिया एंड करस्पॉन्डिंग एरिया यानी छोटे वाले का एरिया। सो पाई आर स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, सो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम कह सकते हैं। चाहो तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सेम इसी तरीके से हमें बी वाला पार्ट करना है, ये तो ए पार्ट था, बी वाला पार्ट करना है। सो बी वाले पार्ट में वही करस्पॉन्डिंग बड़ा रेडियस ढूंढना है। सो बड़े रेडियस में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ऐसी ही बनेगी, आर स्क्वायर माइनस 14r प्लस 33 इक्वल टू 0, और इसकी भी दो वैल्यू यही मिलेगी 11 और 3। अब इसमें 3 पॉसिबल नहीं है और 11 होगी, क्योंकि बड़ा रेडियस उसकी वैल्यू बड़ी है, 11 सेंटीमीटर ही पॉसिबल है। सो हम कह सकते हैं आर कितना आएगा हमारा 11 सेंटीमीटर और एरिया इरीगेटेड क्या आएगा हमारा पाई आर स्क्वायर, 11 का स्क्वायर इज 121। सो 121 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा
एरिया इरीगेटेड आएगा। चाहो तो पाई में रखो या 22/7 पुट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस तरह के क्वेश्चन में। क्यों मैंने अब मैं यहाँ पर पाई के फॉर्म में रखा, क्योंकि क्वेश्चन में ही इंफॉर्मेशन जो दी थी वो पाई के फॉर्म में दी थी, इसीलिए, बस बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, Gurpreet is very fond of doing research on plants. She collected some leaves from different plants and measured their lengths in mm. The data obtained is represented in the following table. Based on the above information, answer the following. सबसे पहले तो हमें मीडियन क्लास फाइंड आउट करनी है, तो फटाफट से मैं पहले CF लिख लेता हूँ, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इनके नीचे ही आ जाएगा आराम से। 3 + 5 इज 8 और 9 हो गया 17, 12 29 और 5 34, 38 और 40। इस तरीके से हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख ली। अब बारी आती है मीडियन क्लास की। सबसे पहला पार्ट ये है, सो n/2 हमारा हो जाएगा 40/2 विच इज 20। सो देयरफॉर मीडियन क्लास हमारा क्या होगा, मीडियन क्लास हमारा क्या होगा, 20 से जस्ट बड़ा देखो क्या है 29, तो 29 के सामने क्या है 100 to 110। सो ये हो गया हमारा मीडियन क्लास। सेकंड पार्ट क्या है, हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा की होनी चाहिए। अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट गेम खेल लेंगे तुम्हारे साथ। यहां पर लेंथ किसमें दी थी, मिलीमीटर, और हमको क्या पूछा है 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा। अब एक सेंटीमीटर में एक तरीके से 10 मिलीमीटर होता है। सो 10 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, सो 100 मिलीमीटर। सो 100 मिलीमीटर या उससे ज्यादा हमको चाहिए, 100 या उससे ज्यादा, तो यानी यहां से लेके यहां तक का हमको टोटल करना पड़ेगा। दैट इज 12 + 5 + 4 + 2 विच इज 12 5 17, 17 और 6 23। सो 23 लीव्स होंगे एक तरीके से। 23 लीव्स ऐसे हैं जो ये 100 mm या फिर कह सकते हो 10 सेंटीमीटर से ज्यादा की लेंथ वाले हैं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्या करना है हमें, फाइंड मीडियन ऑफ द डेटा। सो मीडियन का फॉर्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट्स इट, बड़ा आसान। L + n/2 - CF होल अपॉन F इंटू H। ठीक है, L मतलब लोअर लिमिट, मीडियन क्लास हमारी कौन सी थी 100 से 110। सो यहाँ की लोअर लिमिट क्या हो गई 100। n/2 की वैल्यू हमको पता ही है 20 माइनस CF की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट, जो हमारा मीडियन क्लास का CF था उसके जस्ट ऊपर, यानी यहां पर क्या होगा 17 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी, मीडियन क्लास की ही फ्रीक्वेंसी यानी कि 12 इंटू H हमारा कितना है क्लियरली 10। सो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं 100 प्लस ये हो जाएगा हमारा 3, 3 डिवाइड बाई 12 इज 1/4, 1/4 इंटू 10 ये होता है 2.5। सो ये आएगा 102.5। ये हमारा आता है मीडियन का वैल्यू। बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, मॉडल क्लास और मोड दोनों ही ढूंढना है। सो सबसे पहले तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्लियरली हमको दिख रही है 12। सो ये हो जाएगा हमारा F1, F0 और F2, ये तीनों हो गए। अब हमारी बारी आती है मॉडल क्लास वगैरह सब चीज़ें लिखने की। सो बी पार्ट, पहले तो मॉडल क्लास होगी क्या, मॉडल क्लास हमारा होगा फ्रीक्वेंसी के सामने वाला, यानी वही सेम मीडियन क्लास वाला ही मॉडल क्लास है हमारा। अब मोड की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, वो होता है L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H। सो यहाँ पे लोअर लिमिट सबसे पहले हमारी 100, F1 - F0 दिस माइनस दिस 12 - 9 विच इज 3, और 12 का डबल इज 24, 24 - 9 5 14 हो गया, 24 - 14 इज 10 इंटू 10, 0 0 कैंसिल। सो यहाँ पे 103 हमको मिलता है मोड का वैल्यू। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था। बस देख लेता हूँ एक बार कोई सिली एरर ना की हो। 24, 9 और 14 बस परफेक्टली फाइन। सो यहाँ पर हमने टोटल 14 नहीं 13 क्वेश्चन, एक तो वो
फिगर ही गलत था, सो वो हमने अवॉइड किया था, स्किप किया था। आई होप सारी केस स्टडी समझ में आई होगी। ये इस केस स्टडी का पार्ट 1 है, आगे और भी पार्ट आएंगे 100%, क्योंकि मैंने गारंटी दी है पूरे 12 मार्क केस स्टडी में दिलाऊंगा। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी के क्वेश्चन वाले वीडियो में।